हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे हम 21 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे लेक तहो एंड चियोज आइलैंड। रिसेंटली इस आइलैंड पर वाइल्ड फायर का केस देखने को मिला। यूएस मिलिट्री ऑपरेशन जिसे अमेरिका ने 21 जून को चलाया था ईरान पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान जिसे टारगेट किया गया यूएस के थ्रू। तमाल फ्रिगेट को हम डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट है एक प्रोजेक्ट का दैट इज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ग्वाडा नेगेटिव रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यूली ब्लड ग्रुप, इसके बारे में हम जानेंगे। फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम कौन बना है आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में हम जानेंगे एंड द टॉप स्टेट जिसने रिसेंटली इंडिया को एक मेजर रैंक प्रोवाइड की है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल दिस क्वेश्चन दे आर द पार्ट ऑफ द डेली 20 एमसीक्यू सीरीज ऑफ जीके टुडे एप्लीकेशन। हमारे पेड कोर्सेज में से एक है द डेली 20 एमसीक्यू सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएस मिलिट्री ऑपरेशन दैट टारगेटेड ईरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। सो अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या है जिसने ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं को हाल ही में निशाना बनाया है, एंड दैट इज द ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसे 21 जून को अमेरिका ने ईरान पर चलाया सो दैट ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे खत्म किया जा सके। अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम यूएसए टू ईरान। ओवरऑल यहाँ पर जिन भी वेपन को यूज किया गया हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली यूएसए से किस डिपार्टमेंट ने इस ऑपरेशन को लीड करा है। सो एट प्रेजेंट न्यूज में चल रहा है द पेंटागन, यूएस का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड दैट इज पेंटागन। सो पेंटागन ने चलाया है द ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वर्जीनिया में लोकेटेड है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है यह है। फर्स्ट कौन सी है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओवरऑल पेंटागन ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू ईरान की 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करा है एंड दे आर द फोर्डो, नातान्ज एंड इस्फाहान। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का जो है इन्हीं 3 साइड से मेजर एसोसिएटेड है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन वेपन को जिसने यूएस ने ईरान के अगेंस्ट में यूज किया। ओवरऑल ये जो ऑपरेशन था 37 आवर तक चला था। इसमें लगभग 125 एयरक्राफ्ट को यूज किया गया जिसका हाईलाइट था द B2 स्पिरिट जो अभी न्यूज पे बना हुआ है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है इस ऑपरेशन का द B2 बॉम्बर, जिससे रडार से भी डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। यूएस एयरफोर्स का पार्ट है। इसे एक मेजर एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, उसका नाम ध्यान रख लेना, दैट इज नॉर्थरॉप ग्रमन। यूएस बेस्ड एक मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है और इनके द्वारा बनाए गए द B2 बॉम्बर को रिसेंटली यूएस ने यूज करा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में। द सेकेंड वेपन इज GBU-57 MOPs। इन्हें यूज किया गया। बेसिकली गाइडेड बॉम्ब है यह जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस ऑपरेशन दैट इज टॉमाहॉक मिसाइल। ये मिसाइल कोई नई नहीं है, इससे पहले भी यूएस इसे यूज कर चुका है, बट रिसेंट एट प्रेजेंट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में टॉमाहॉक मिसाइल को यूज किया गया शिप एंड सबमरीन से और एग्जैक्टली जो इस्फाहान न्यूक्लियर साइट है उसे टारगेट किया गया था इस टॉमाहॉक मिसाइल से। इसे पहले भी यूएस यूज कर चुका है, मिडल ईस्ट में ही यूज करा है गल्फ वॉर में। तब यूएस ने अपना एक मेजर ऑपरेशन चलाया था दैट इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसमें भी टॉमाहॉक मिसाइल को यूज किया था यूएस ने। नाउ अगेन टॉमाहॉक मिसाइल को यूज किया गया बाय द यूएस इन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, राइट। ईरान का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आया, ईरान ने रिसेंटली अनाउंसमेंट कराया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज करने के लिए। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जहां से मेजर ऑयल ट्रेड होता है, जो अरेबियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, जो अरेबियन पेनिनसुला है उसे ईरान से कनेक्ट करता है। एक 160 किलोमीटर लॉन्ग एंड 30 किलोमीटर वाइड ये एक
मेजर स्ट्रेट है और काफी वाइटल है बिकॉज ऑयल एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कुवैत। सो ईरान ने इसे क्लोज करने का अनाउंसमेंट किया, जैसे यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इकोनॉमिक सुसाइड। ओवरऑल इंडिया को यहाँ पर लॉस होगा बिकॉज इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और अगर ये मार्ग, ये जो स्ट्रेट ये बंद हो जाता है, सो मोस्ट ऑफ दी जो डैमेज है वो इंडिया को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मेजर डील को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज ईरान और यूएसए का कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा है, एंड दैट इज द JCPOA ओवरव्यू। एक मेजर एग्रीमेंट है ये है, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2015 में साइन किया गया था बिटवीन द P5+1 कंट्रीज। P5 जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट कंट्रीज है, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये 5 यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है, एंड द अदर वन इज जर्मनी। सो इन पांचों ने मिलकर और 6th जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ ईरान न्यूक्लियर डील को साइन किया था, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है, सो दैट ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिविटी को लिमिट में ला सके और वर्ल्ड ईरान पे लगे हुए सैंक्शंस को हटा सके उस टाइम पर। सो JCPOA को ध्यान रख लेना, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और ईरान न्यूक्लियर डील। और यूएस 2018 में इससे विड्रॉ कर जाता है। नाउ पीस टॉक चलाई ईरान के साथ पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूएस ने, देन फाइनली कुछ कंक्लूजन नहीं निकला तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओवरऑल ऑप्शन में जो अदर ऑपरेशन आपको दिए हुए, ऑपरेशन आयरन शील्ड, बेसिकली यह जो ऑपरेशन है ये ईरान और इजराइल से ही रिलेटेड है, एंड ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म ये अभी रियल वर्ल्ड से एग्जिस्टेड नहीं है, ये कुछ वीडियो गेम का पार्ट है, एंड ऑपरेशन डेजर्ट थंडर को तो हमने ये अभी डिस्कस करा था, जिसमें टॉमाहॉक मिसाइल को यूज किया गया था। ओवरऑल मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, मेजर ऑपरेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। दे आर, what is the name of the operation launched by Iran in retaliation against Israel's Operation Rising Lion, and that is Operation True Promise 3. So Israel से Operation Rising Lion, so Iran से Operation True Promise 3, and now USA से Operation Midnight Hammer. Which country has launched a military action called Operation Rising Lion? इसे चलाया इजराइल ने। And what was the name of the global cyber operation जिसे इंटरपोल ने अभी चला रखा है? And that is Operation Secure. The Bushehr plant is first and only operational nuclear power facility of which country? So ईरान की है ये है। What is the name of the security operation जिसे इंडियन आर्मी ने चलाया अमरनाथ यात्रा के लिए? That is Operation Shiva. यूक्रेनियन ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें मेजर ड्रोन स्ट्राइक की गई रशियन एयर बेसिस पे, दैट इज ऑपरेशन स्पाइडर वेब। सीबीआई ने जो ऑपरेशन चलाया दैट इज ऑपरेशन चक्र 5। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर इज द इंडियन नेवी सेट टू कमीशन इट्स लेटेस्ट स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल? सो भारतीय नौसेना अपना नवीनतम स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल को कहाँ तैनात करने की तैयारी कर रहा है? एंड दैट इज रशिया। सो रिसेंटली इंडियन नेवी ने अनाउंस करा है कि इंडियन नेवी जो न्यू फ्रिगेट है तमाल, द लास्ट वन, इसे इंडियन नेवी में कमीशन करेगा। कहाँ से? रशिया के यंतर शिपयार्ड कलिनिनग्राद से। सो 1 जुलाई 2025 को रशिया के थ्रू कलिनिनग्राद यंतर शिपयार्ड, यहाँ से इंडियन नेवी में जो न्यू फ्रिगेट तमाल है इसे कमीशन किया जाएगा, यानी इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा दी तमाल फ्रिगेट, राइट। सो यहाँ पर हम तमाल को डिस्कस कर रहे हैं। यह बेसिकली एक जॉइंट प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसे इंडिया एंड रशिया ने साइन कर रखा है, जिसके थ्रू रशिया मेजर फ्रिगेट जो शिप्स है वो सप्लाई कर रहा है इंडिया को। काफी टाइम से यह चल रहा है। 2016 में एक एग्रीमेंट और साइन किया जाता है इन शिप्स को रशिया से खरीदने के लिए। सो उस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस एग्रीमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके तहत तमाल इंडियन नेवी के पास आया है। सो बेसिकली तमाल क्रिवक क्लास फ्रिगेट से एसोसिएटेड है। यहाँ पर इंडिया एंड रशिया ने एक डील साइन कर रखी है, द डिफेंस डील। सो
दैट इज द प्रोजेक्ट। बेसिकली एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है द प्रोजेक्ट 113.56, जिसे क्रवक थर्ड फ्रिगेट के नाम से भी आप बोल सकते हैं। इसके थ्रू ओवरऑल 10 जो फ्रिगेट है वो इंडिया को मिल चुकी है। सो इसका जो फर्स्ट बैच आया था उसपे जो जो शिप थी उनके नाम ध्यान रख लें, दैट इज तलवार, त्रिशूल एंड दी तबार। सेंट पीटरबर्ग रशिया से यह हमें मिली थी द फर्स्ट बैच, इसे कहा जाता है द तलवार क्लास फ्रिगेट। ठीक है, सेकंड बैच आता है फिर हमारे पास, दैट इज तेग क्लास फ्रिगेट, जिसे भी रशिया में ही बनाया गया था। इसका पार्ट थी द आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश एंड आईएनएस त्रिकांत। ठीक है, सो ये 6 जो फ्रिगेट है ये हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड बैच के साथ। उसके बाद 2016 में अगेन इंडिया रशिया नेवल एग्रीमेंट को साइन किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि 4 क्रवक क्लास फ्रिगेट और इंडिया को सप्लाई की जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर रशिया के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि यूक्रेन से उन्हें इंजन नहीं मिल रहे थे। सो इंजन नहीं मिल रहे थे बिकॉज क्रिमिया पर वॉर हो गया था, रशिया ने चलाया था। सो उसके थ्रू रशिया को यूक्रेन से इंजन नहीं मिले अपने फ्रिगेट पे लगाने के लिए, एंड दैट्स वाई रशिया ने अपने उन फ्रिगेट को इंडिया को सप्लाई करने की प्लानिंग करी। और उसके थ्रू हमारे पास आते हैं 2016 के एग्रीमेंट के बाद दी अदर 4 क्रवक क्लास फ्रिगेट। इसमें डिसाइड किया गया कि 2 शिप तो रशिया बनाएगा जिसका नाम होगा तुशिल एंड तमाल। इनमें इंजन नहीं लगे हुए, इंजन हमने यूक्रेन से खरीदे हैं फिर इसमें फिट करे हैं, ओवरऑल रशिया से ही हमारे पास आ गए। और इस प्रकार जो अदर 2 है वो इंडिया बनाएगा, दैट इज गोवा शिपयार्ड के थ्रू, उनका नाम है त्रिपुत एंड दी तवस्य। इस प्रकार ये 4 शिप जो फ्रिगेट है हमें मिलती है रशिया से 2016 के एग्रीमेंट से, और उसी का पार्ट है दी तमाल, जिसे रिसेंटली रशिया के थ्रू इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। तो शिल को अभी लास्ट दिसंबर में ही किया गया था, हमने डिस्कस भी किया था। ओवरऑल यहाँ पर हमें मिल चुकी है टोटल 10 फ्रिगेट रशिया के थ्रू। कौन कौन सी? तलवार, त्रिशूल, तबर। उसके बाद सेकंड बैच आता है हमारे पास तेग, तरकश, त्रिकंद का। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड बैच आया है तुशिल और तमल का रशिया के थ्रू, और दिलास, त्रिपुत एंड तवस्य जो गोवा शिपयार्ड ने बनाया है रशिया की हेल्प से। मूविंग ऑन the next is International Olympic Day is observed every year on which day, and that day is 23 June. So 23 जून को annually celebrate किया जाता है the Olympic Games. Exactly यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को 1948 में फाउंड किया गया था। किसके थ्रू? बैरन पियर डी कुबर्टिन के थ्रू 23 जून को ही, एंड दैट्स वाई इस डे को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जा रहा है। 2025 की जो थीम रही लेट्स मूव, यह थीम रही सो दैट फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक डे को सेलिब्रेट किया गया। ओवरऑल बैरन पियर डी कुबर्टिन, इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, एंड द डेट 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, राइट। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम मेजर डेज इन न्यूज से रिलेटेड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, एंड दे आर ग्लोबल विन डे, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को। एंड 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है ये आप बता दीजिए। इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन, यह है 10 जून को। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे एंड दैट इज 9 जून। वर्ल्ड ओशन डे एंड दैट इज 8 जून। ठीक है, मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन। The next is what is Guada negative that was recently mentioned in news. So recently एक रेयर ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा है फ्रांस की नेशनल ब्लड एजेंसी ने, जिसका नाम उन्होंने रखा है द ग्वाडा नेगेटिव। इस ब्लड ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इसे EMF नेगेटिव, यह इसका साइंटिफिक नेम है। ISB T042 से इसे रजिस्टर किया गया है। सो ग्वाडा नेगेटिव रिसेंटली एक विमेन में पाया फ्रांस ने,
और इसका नाम बेसिकली वो जो विमेन थी जिस रीजन से एसोसिएटेड थी उसी से इसका नाम रख दिया गया। एग्जैक्टली ग्वाडेलूप। ग्वाडेलूप कैरेबियन का एक आइलैंड है और यहाँ पर इस ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट किया गया और इसका नाम रख दिया गया था ग्वाडा नेगेटिव। इसकी खासियत यह है कि इसमें EMM एंटीजन रेड ब्लड सेल में जो पाया जाता है वो नहीं है। इसके कारण यह है रेयर है। मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप जो कॉमन है जस्ट लाइक AB, ABO जो ABO सिस्टम पर बेस्ड है, इन सब में EMM एंटीजन पाया जाता है रेड ब्लड सेल में और जो भी इनके RH फैक्टर है पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ग्वाडा नेगेटिव में EMM एंटीजन नहीं है और इसके कारण यह एक रेयर ब्लड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल इस ब्लड ग्रुप को रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है जिसे इजीली रिसीव नहीं किया जा सकता बिकॉज जो डोनर्स है वो एक्सट्रीमली रेयर है। राइट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। लेक Tahoe that was recently seen in news is located in which country? A major lake in news that is Lake Tahoe और ये कहाँ पर located है? So US में located है। Recently a boat capsized at Lake Tahoe यानी Lake Tahoe में एक बोट पलट गई जिसके कारण 6 लोगों की डेथ को रिकॉर्ड किया गया और 2 लोग मिसिंग गए। एग्जैक्टली सियरा नेवाडा जो माउंटेन्स है वहां पर यह लेक लोकेटेड है। एकदम फ्रेश वाटर है। 99.99% इसका जो वाटर है वो फ्रेश है। सो इसकी लोकेशन आप ध्यान रख लेना। सियरा नेवाडा माउंटेन में यह लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट में। जो कैलिफोर्निया नेवाडा है उसके बॉर्डर अलोंग साइड यह लेक लोकेटेड है और रिसेंटली यह न्यूज में रही कुछ इस प्रकार से। Moving on the next one, which of the following states are the top 3 coffee producing states in India? So top 3 को हम डिस्कस कर रहे and they are the Karnataka, Kerala and तमिलनाडु। सो रिसेंटली इंडिया का जो कॉफी एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 125% इंक्रीज देखने को मिला, यानी हमारा एक्सपोर्ट कॉफी का वो 125% से बढ़ा है और हमने $1.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। जो कंट्रीज हमसे यह ले रही है उन्हीं में आता है द मिडल ईस्ट कंट्री, कोरिया, जापान, इटली, जर्मनी, बेल्जियम। इन सब को हमारी कॉफी पसंद है और इनसे हमने $1.8 बिलियन का व्यापार अभी रिसेंटली करा है। ओवरऑल यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट का डेटा हाईलाइट किया गया। 2014-15 में हम $800 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे कॉफी के लिए। देन 22-23 में $1.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। 23-24 में $1.28 बिलियन का। नाउ 25 $1.8 बिलियन का 125% इंक्रीज। इस प्रकार इंडिया की जो रैंक है 7th रैंक है हम प्रोडक्शन में और 5th इन एक्सपोर्ट कैटेगरी। इन दोनों रैंक को ध्यान रख लेना, 7 प्रोड्यूस करने में और 5वीं रैंक व्यापार करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज 3rd फुल्ली लिटरेट स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा? सो मिजोरम एंड गोवा के बाद जो तीसरा फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है दैट इज दी त्रिपुरा। ऑफिशियली त्रिपुरा को डिक्लेयर कर दिया गया है इंडियाज 3rd फुल्ली लिटरेट स्टेट। और किस स्कीम के तहत यह किया गया एंड दैट इज द उल्लास स्कीम, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसकी ड्यूरेशन है 2022 से लेकर 27 तक। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इस उल्लास स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो विकसित भारत गोल है उसे सपोर्ट करना 2047। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत यह आता है। ओवरऑल उल्लास स्कीम के तहत जो डेफिनेशन है फुल लिटरेसी का वो ध्यान रख लेना, 95% से ज्यादा या बराबर लिटरेसी रेट होनी चाहिए। और इनकी लिटरेसी का भी एक क्राइटेरिया है कि जो अडल्ट है, जो 15+ यूथ है, उन्हें बेसिक रीडिंग आनी चाहिए, जो क्रिटिकल लाइफ स्किल है वो होनी चाहिए, वोकेशनल स्किल होनी चाहिए। इन सब की बेसिस पर लिटरेट स्टेट में उन्हें काउंट किया जाएगा। ओवरऑल उल्लास स्कीम का एक बजट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसे ध्यान रख लेना एंड दैट इज 1037.90 करोड़, जिसमें सेंटर और जो स्टेट है वो मिलकर 700 करोड़ तो सेंटर देगा और 337.90 करोड़ स्टेट देगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
The Chios Island that was recently seen in news due to wildfire is located in which sea? So Chios Island ये कहाँ पर located है? Wildfire का केस देखने को मिला and exactly Aegean Sea में यह located है. याद है लास्ट हमने क्रोएशिया को डिस्कस किया था जो एड्रियाटिक सी के कोस्टल लाइन पर लोकेटेड है. फिर एड्रियाटिक सी से हम नीचे गए थे मेडिटेरेनियन सी पर, फिर मेडिटेरेनियन सी से ही ऊपर एजियन सी लोकेटेड है. कुछ इस प्रकार से मैप में आप देख सकते हैं एजियन सी. सो मेडिटेरेनियन सी से नॉर्थ में दो मेजर सी आपको देखने को मिलेगी. एजियन सी जो अभी वाइल्ड फायर के कारण न्यूज में है एंड एड्रियाटिक सी जो पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट के कारण अभी न्यूज में रहा था. ठीक है. सो चियोस बेसिकली 5th लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड है. टर्की से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोकेटेड है. इसका एक निकनेम है दी मैस्टिक आइलैंड और मैस्टिक गम को प्रोड्यूस करने के लिए इसे जाना जाता है. ओवरऑल एजियन सी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. एग्जैक्टली एजियन सी और ब्लैक सी को सेपरेट करने के लिए एक मेजर स्ट्रेट यहाँ पर लोकेटेड है जिसे हम कहते हैं दी बॉस्फोरस स्ट्रेट. आप देख पा रहे हैं मैप में ये जो स्ट्रेट है इसे बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट. बॉस्फोरस स्ट्रेट जो एशियन टर्की है उसे यूरोपियन टर्की से भी सेपरेट करता है प्लस ब्लैक सी को एजियन सी से भी सेपरेट करता है. राइट. होप इसकी लोकेशन आपको क्लियर है. एंड रिसेंटली जस्ट बिकॉज वाइल्ड फायर के कारण यह न्यूज में नहीं और 100 ऑफ फायर फाइटर्स और एयरक्राफ्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है इससे कॉम्बैट करने के लिए. सो इस सेशन को यहाँ पर आज हम एंड करते हैं. आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड विथ द प्लेस इन न्यूज कैटेगरी जिसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस video and thank you for watching.